पीएम मोदी बिहार में चुनावी रैली करने आए तो पीछे पीछे कांग्रेस के पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी भी आए। मजमा जमाया, आस्तीनें चढ़ाई और मुंह बना बनाकर कहा चीन हमारी सीमा में 1200 किलोमीटर तक घुस आया है। यही बात शाम होते होते कश्मीर में बैठी महबूबा मुफ्ती ने भी कही, लेकिन उन्होंने 1200 किलोमीटर को कुछ कम कर दिया और कहा कि 1000 किलोमीटर तक चीन घुस आया है। अब सवाल यह है कि अगर चीन 1200 किलोमीटर तक भारत की सीमा में आ गया है तो इस हिसाब से करीब करीब दिल्ली तक उसका कब्जा हो चुका है। जाहिर है राहुल गांधी झूठ ही नहीं सरासर बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी की क्या समझ है ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, उनके साथ जुड़े बड़े बड़े ज्ञानियों का है, ज्ञानियों की टीम का भी है, जो इस तरह का रिसर्च करके उन्हें बताते हैं और राहुल गांधी वही सब जनता के सामने बोल जाते हैं। पीएम बनने का सपना देख रहे सोनिया गांधी के बेटे राहुल की समझदारी का यही पैमाना है। राहुल गांधी के इसी मूर्खतापूर्ण बयान पर जब डिस्कशन के दौरान सवाल पूछा गया तो कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा गया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि चीन भारत के अंदर 1200 किलोमीटर तक घुस आया है, तो इसका मतलब है कि नोएडा तक चीन का ही कब्जा है। लेकिन स्टूडियो के बाहर चीन के सैनिक तो दिख नहीं रहे, यहाँ तो यूपी पुलिस नजर आती है, तो ये 1200 किलोमीटर का लॉजिक क्या है? जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि आपको तो वही दिखाई देगा जो प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां न तो कोई घुसा है न ही कोई आया है। आपको विदेश मंत्री का बयान सुनना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी, अपराध पर बात करने लगे, लेकिन जब फिर से यही सवाल दोहराया गया तो कांग्रेस प्रवक्ता ने जवाब दिया कि देखिए, अगर आप इसी तरह ऐसी सरकार का पक्ष लेते रहेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री जी का जो चीन की तरफ से आंख बंद करके बैठे हैं, तो वह आपके स्टूडियो तक भी पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे बदले की आग में कुछ इस कदर जल रहे हैं कि मीडिया पर लगाम लगाने में वे आपातकाल से भी आगे निकल गए। लेकिन ये कांग्रेस की सोहबत का ही असर है या फिर कुछ और कि अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मुंबई पुलिस लगातार षड्यंत्र कर रही है। एक तरफ जिन लोगों के घरों में बैरोमीटर लगा है, उन सब पर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इस तरह का एक ऑडियो सामने भी आया है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार ने एक नहीं बल्कि रिपब्लिक टीवी के 1000 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अगुवाई में मुंबई पुलिस ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रहार करते हुए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में 1000 कर्मचारियों और हर एक पत्रकार की डिटेल्स मांगी हैं। रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट से डरी सहमी उद्धव सरकार की मुंबई पुलिस ने पिछले 4 साल में किए हर एक लेन देन की डिटेल्स देने के लिए सेक्शन 91 के तहत नोटिस जारी किए हैं। 22 अक्टूबर 2020 को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीएफओ को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत जारी नोटिस में मूल्यांकन रिपोर्ट, खाता बही, व्यापार प्राय, प्रसारण खर्च, कर्मचारी लाभ खर्च और प्रचार खर्च जैसी चीजों की जानकारी मांगी गई है। इसमें बिजली के बिल से लेकर एडिटिंग मशीन तक का खर्च, कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड से लेकर उन्हें मेडिकल इमरजेंसी तक के लिए लोन, कैमरास की लागत से स्टूडियो रखरखाव के खर्चे तक, हैंड सैनिटाइजर से लेकर ऑफिस के कारपेटिंग की लागत तक हर एक खाता बही और खर्चे की डिटेल्स मांगी गई हैं। ये एक न्यूज चैनल को परेशान करने, उसके काम में बाधा डालने और आपातकाल के युग के कामकाज करने के तरीके को वापस लाने का एक बड़ा प्रयास है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क द्वारा किए हर एक लेन देन का विवरण और प्रत्येक कर्मचारी और पत्रकार की सूची मांगी है। इतना ही नहीं, परमबीर सिंह की टीम ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, A4 पेपर्स समेत अन्य स्टेशनरीज की लागत की जानकारी भी मांगी है। यहाँ तक कि पुलिस द्वारा रिपब्लिक से एयर कंडीशनिंग उपकरण, फर्नीचर, बागबानी, मेकअप, सूट, हेयर ब्रश के लिए किए गए भुगतान के बारे में भी विवरण मांगा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को इन सभी विवरणों को देने के लिए सिर्फ 12 घंटे का समय दिया है। इस बीच टीआरपी फर्जीवाड़ा मामले में नया मोड़ आ गया। एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिसमें एक गवाह ने अपने पड़ोसी के सामने स्वीकार किया कि उस पर रिपब्लिक टीवी का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जिस गवाह ने यह खुलासा अपने पड़ोसी के सामने किया, उसके घर में एक बैरोमीटर लगाया गया है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।
देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार सिद्दीकी कप्पन के परिवार से वायनाड में मिलकर राहुल गांधी ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति है। लेकिन अब कांग्रेस का असली खेल सामने आने लगा है। कांग्रेस में केरल में चुनाव जीतने के लिए जमात के साथ गठबंधन कर लिया और ये वही जमात है जिसका उद्देश्य भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है। कांग्रेस की इस सियासत में केरल में सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ ने जोरदार हमला किया। सीपीएम ने जमात इस्लामी से कांग्रेस के गठबंधन की आलोचना की है। सीपीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए जमात से गठबंधन करके धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर टिके रहने के दावे को हवा करार दिया। सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य और स्टेट सेक्रेटरी कोडियेरी बालकृष्णन ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पहले तो जमात इस्लामी के खिलाफ था, लेकिन अब उन्हें साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस ने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जाने का निर्णय लिया है, जिसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। सीपीएम नेता ने कहा कि जमात इस्लामी देश को इस्लामिक देश बनाना चाहती है। दोनों एक ही तरह के हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने केरल में नगरपालिका इलेक्शन के लिए जमात इस्लामी के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से गठबंधन किया है। बालकृष्ण ने दावा किया कि जमात ने हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिए जाने का समर्थन किया था। पहले उमान चांडी, पीके कुनहाली कुट्टी और मणि सरीखे नेता करते थे, लेकिन अब तो एमएम हसन और जमात के नेता आमिर जैसे लोगों के हाथ में चला गया है। ये केरल के अल्पसंख्यक मुस्लिम और ईसाई मतदाता कांग्रेस के ही समर्थक रहे हैं, लेकिन एलडीएफ में जोश मणि के आने के साथ ही सीपीएम अब इन वोट्स में सेंध लगाना चाहती है। केरल के ईसाई संगठन हागिया सोफिया के मामले पर मुस्लिम लीग के रुख से नाराज हैं। सीपीएम नेता इसी नाराजगी को भुनाकर निकाय चुनाव में जीत का रास्ता तय करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती से अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में आए महेश भट्ट के बुरे दिन अब करीब आ गए हैं। महेश भट्ट और उनके भांजे सुमित सबरवाल के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं कि उनका बचपन अब आसान नहीं होगा। रिया चक्रवर्ती के साथ महेश भट्ट के रिश्तों का खुलासा तो उन दोनों की तस्वीरों से हो गया था, जिस वजह से महेश भट्ट की काफी फजीहत भी हुई थी। लेकिन इस बार जो आरोप लगे हैं, आरोप लगाने वाली हीरोइन महेश भट्ट की रिश्तेदार लवीना लोध हैं। लवीना लोध ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर महेश भट्ट पर आरोप लगाने के साथ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। लवीना ने ये लिखा कि मुझे महेश भट्ट और उनके परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, प्लीज सपोर्ट करें। अभिनेत्री लवीना लोध ने वीडियो में दावा किया कि उनकी शादी सुमित सबरवाल से हुई थी, जो ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई करता है। वीडियो में लवीना कह रही हैं कि नमस्ते, मेरा नाम लवीना लोध है। मैं ये वीडियो मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए बना रही हूँ। मेरी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सबरवाल के साथ हुई थी और मैंने उनके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल कर दिया है, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं एक्टर्स को, जैसे सपना पब्बी, अमायरा दस्तूर आदि। और उनके फोन में अलग अलग किस्म की लड़कियों की तस्वीरें होती हैं जो वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं, तो वो लड़की भी सप्लाई करते हैं और इन सारी बातों की जानकारी महेश भट्ट को है। महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का। ये पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते तो वो आपका जीना हराम कर देते हैं। महेश भट्ट ने कितने ही लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है, कितने ही एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कंपोजर्स को उन्होंने काम से निकाल दिया। वो एक फोन करते हैं पीछे से और लोगों का काम चला जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। ऐसे उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया। वीडियो में लवीना ने आगे कहा कि जब से मैंने उनके खिलाफ केस फाइल किया है, वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं, अलग अलग तरह से मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे इस घर से निकालने की पूरी कोशिश की है और जब मैं पुलिस के पास एनसी लिखवाने के लिए जाती हूँ तो वहाँ एनसी भी नहीं लिखवाई जाती। बहुत मुश्किल के बाद अगर मैं एनसी लिखवा भी देती हूँ तो कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। अगर कल मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके पीछे केवल महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुमित सबरवाल, साहिल सहगल और कुमकुम सहगल जिम्मेदार होंगे। कम से कम लोगों को पता तो चले कि बंद दरवाजे के पीछे इन्होंने कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है और ये क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि महेश भट्ट बहुत ताकतवर और प्रभावशाली इंसान है। लवीना लोध के इस खुलासे के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लवीना लोध को मुंबई पुलिस पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएगी? क्या लवीना लोध का मामला दर्ज किया जाएगा और क्या उस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आज तक सहित कई दूसरे न्यूज चैनल्स को लाइव माफी मांगनी होगी।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में फेक न्यूज चलाने के मामले में न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी एनबीएसए ने आज तक को निर्देश दिए हैं कि वो मंगलवार अक्टूबर 27 की रात 8 बजे माफी मांगे और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरें। मामला सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम ट्वीट बताकर फेक सामग्री दिखाए जाने का है। आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम ट्वीट्स बताकर गलत सामग्रियां दिखाई थी। एनबीएसए से ये कार्रवाई नीलेश नवलखा द्वारा की शिकायत पर की गई है। एनबीएसए ने आज तक चैनल को निर्देश दिया है कि वो टेक्स्ट के माध्यम से माफीनामे का प्रसारण करें। आज तक को एनबीएसए ने कहा है कि माफीनामे का ये टेक्स्ट बड़े फॉन्ट्स में होना चाहिए। साथ ही बैकग्राउंड में वॉइस ओवर के द्वारा धीरे धीरे इस माफीनामे को पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। चैनल को माफी मांगते हुए लाइव प्रसारण के दौरान जो टेक्स्ट दिखाना और पढ़ना पड़ेगा उसमें ये लिखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से संबंधित घटनाओं पर रिपोर्टिंग के दौरान आज तक चैनल ने कुछ ट्वीट्स दिखाए थे और उन ट्वीट्स को गलत तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट करार दिए गए। हमने उन्हें वास्तविक ट्वीट्स बताया था और ऐसा करके हमने एक्यूरेसी से संबंधित स्पेसिफिक गाइडलाइंस कवरिंग रिपोर्टेज के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन किया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सूचनाओं की 1 से ज्यादा सोर्सेज से पुष्टि की जानी चाहिए। अगर समाचार एजेंसी से कोई सूचना मिली है तो इसका जिक्र किया जाना चाहिए और संभव हो तो इसकी पुष्टि भी की जानी चाहिए। आरोपों को एक्यूरेसी के साथ पेश किया जाना चाहिए और फैक्ट्स में हुई गलतियों को जल्द से जल्द सुधार लिया जाना चाहिए। आज तक के अलावा इंडिया टीवी, जी न्यूज और न्यूज 24 को भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए माफी मांगने को कहा गया है। आज तक के साथ जी न्यूज और इंडिया टीवी अक्टूबर 27 को माफी मांगेंगे और न्यूज 24 को 29 अक्टूबर को माफी मांगने के लिए कहा गया है। जी न्यूज ने सुशांत की मौत पर 7 सवाल और पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों जैसे टाइटल्स और टैगलाइंस चलाए थे, जिसके बारे में एनबीएसए ने कहा है कि किसी भी खबर को लोगों में डर या घबराहट का माहौल पैदा करने के लिए सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। वहीं इंडिया टीवी ने उस नियम का भी उल्लंघन किया जिसमें क्षत विक्षित शव या फिर किसी अन्य शव का काफी करीब से लिया गया फोटो या वीडियो नहीं दिखाया जाना चाहिए और मृत्यु के मामले में सम्मान के साथ रिपोर्टिंग होनी चाहिए। न्यूज 24 ने सुशांत आपने अपनी ही फिल्म क्यों नहीं देखी और जिस चीज के लिए आपने फिल्म में आवाज उठाई उसे अपनी वास्तविक जिंदगी में भूल गए जैसे टैगलाइंस के साथ खबरें चलाई थीं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे में आत्महत्या की समस्या को उठाया गया था। एनबीएसए ने उस नियम का हवाला दिया है कि जिसके अनुसार क्राइम की खबरें दिखाए जाने के लिए उसके साथ ग्लैमर नहीं मिलाया जा सकता। वहीं एबीपी न्यूज को भी इसकी कवरेज से संबंधित कुछ वीडियोस हटाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा न्यूज नेशन व अन्य दूसरे चैनल्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन वीडियोस में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मृत शरीर की तस्वीर दिखाई उन्हें हटाया जाना चाहिए। इन सभी चैनल्स को माफी मांगने और वीडियोस हटाने के बाद इसके सबूत एनबीएसए को भेजने होंगे। आज तक ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित आखिरी ट्वीट्स पर उनकी मौत के 2 दिन बाद 16 जून को खबर प्रकाशित की थी। आज तक ने ये लेख अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी साझा किया था। आज तक ने जो लिंक साझा किया था उसके भीतर इस बात का दावा किया गया था कि सुशांत ने कथित तौर पर आत्महत्या के संकेत दिए थे। बाद में बिना किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दिए उस ट्वीट को हटा दिया गया। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। तिरंगा और कश्मीर को लेकर विवादित बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती पर अब गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटकती नजर आ रही है। महबूबा के इस बयान की निंदा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी की है। महबूबा के विवादित बयान के बाद महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर को शिकायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल की ओर से पुलिस कमिश्नर को भेजी शिकायत में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया है, उनके खिलाफ नेशनल ऑनर एक्ट और धारा 121, 151, 153A, 295, 298, 504 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पत्र में जिंदल ने कहा कि उनकी टिप्पणी डाकुओं ने हमारा झंडा छीन लिया है, लोगों को उकसा रही है और इससे नफरत और अशांति पैदा करने की स्पष्ट मंशा दिखाई देती है।
इससे अतिरिक्त पत्र में महबूबा मुफ्ती का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनका इरादा ये दिखाने का है कि जम्मू कश्मीर भारतीय क्षेत्र नहीं है, इसका अलग अस्तित्व है। जिंदल द्वारा लिखे गए पत्र में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। इधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के देशद्रोही बयान के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी ने कहा कि धरती की कोई ताकत वह झंडा फिर से नहीं फहरा सकती और अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने संवाददाताओं से कहा कि मैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध करता हूं कि वह महबूबा मुफ्ती के देशद्रोही बयान का संज्ञान लें और उन्हें सलाखों के पीछे डालें। उन्होंने कहा कि हम अपने ध्वज, देश और मातृभूमि के लिए अपने खून की हर बूंद का बलिदान करेंगे। जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, इसलिए वहां केवल एक ही झंडा फहराया जा सकता है और वह है राष्ट्रीय ध्वज। रविंद्र रैना ने कहा कि कुछ भी गलत हुआ तो इसका परिणाम भुगतेंगे। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि यदि कोई कश्मीरी नेता भारत में असुरक्षित महसूस कर रहा है तो वे पाकिस्तान और चीन जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे झंडे को लेकर दिए गए बयान की शुक्रवार को कड़ी निंदा की और कहा कि ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। JKPCC के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसे बयान किसी भी समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं है और अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जब तक उनका झंडा यानी जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा वापस नहीं मिल जाता तब तक वे दूसरा झंडा यानी तिरंगे झंडे को नहीं उठाएंगी। मुफ्ती ने कहा कि उनका झंडा डाकुओं ने ले लिया है। 14 महीने तक हिरासत में रहने के बाद हाल ही में रिहा हुई महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि जब तक केंद्र सरकार हमारे हक को वापस नहीं करती तब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने तक उनका संघर्ष खत्म नहीं होगा। वह कश्मीर को पुराना दर्जा दिलवाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कंगना रनौत खुलकर रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी हो गई हैं। अर्नब के खिलाफ रची जा रही साजिशों को लेकर कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को अपने रडार पर लिया और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मुंबई पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने शिवसेना सरकार को जमकर लताड़ लगाई। मुंबई पुलिस ने प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम कसते हुए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में हर एक कर्मचारी और हर एक पत्रकार की डिटेल्स मांगी हैं। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक चैनल के 1000 कर्मचारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा कि उद्धव ठाकरे अपने पिता के सिद्धांतों को भूल चुके हैं। कंगना ने अपने ट्वीट में कहा कि कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। महाराष्ट्र के पप्पू प्रो के स्वनिर्मित महान नेता से क्या तुलना करना। जो सत्ता के लिए अपने पिता के सिद्धांतों को बेच दे वो किसी के अधिकारों और उनकी भावनाओं की क्या कद्र करेगा। धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो पत्रकारों पे अत्याचार करे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार कांग्रेस के रंग में रंगती जा रही है। इमरजेंसी की याद ताजा करते हुए कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की मिलीजुली सरकार ने रिपब्लिक टीवी के 1000 पत्रकारों पर FIR कर दी है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हर एक कर्मचारी और हर एक पत्रकार की डिटेल्स मांगी गई हैं। 22 अक्टूबर 2020 को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के CFO को CRPC की धारा 91 के तहत जारी नोटिस में तमाम खर्चे और खाता बही मांगा गया है। इसमें बिजली के बिल से लेकर एडिटिंग मशीन तक का खर्च, कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड से लेकर उन्हें मेडिकल इमरजेंसी के लिए दिए लोन तक, कैमरों की लागत से लेकर स्टूडियो के रखरखाव के खर्चे तक, हैंड सैनिटाइजर्स से ऑफिस के कारपेटिंग तक की लागत तक, हर एक खाता बही और खर्चे की डिटेल्स मांगी गई हैं। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क द्वारा किए गए हर एक लेन देन का विवरण और प्रत्येक कर्मचारी और पत्रकार की सूची मांगी है। इसके अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की टीम ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से टॉयलेट पेपर से लेकर टिश्यू पेपर तक का हिसाब मांगा है। यहाँ तक कि पुलिस द्वारा रिपब्लिक से एयर कंडीशनिंग उपकरण, फर्नीचर, बागबानी, मेकअप, सूट और हेयर ब्रश के लिए किए गए भुगतान के बारे में विवरण मांगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।